नमस्कार, मैं रहमत पाशा। मेरा भारत में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहूँगा। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा, वीडियो को पसंद किया और ढेर सारे कमेंट्स भी किए। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, ज़रूर देखें। कुछ कमेंट्स पढ़कर मैं शॉक भी हुआ, क्योंकि उन कमेंट्स में लिखा था कि मैंने वो वाला वीडियो बनाने के लिए कांग्रेस से पैसे लिए हैं। मैं उनको बस इतना कहूँगा कि आज का ये वीडियो देखकर ये मत कह देना कि आज मैंने बीजेपी से पैसे लिए हैं। जो भी हो, आपने वीडियो देखा, वीडियो पर कमेंट किए, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद कहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप अपना आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर बनाए रखेंगे। तो और बिना देरी किए आज का वीडियो को शुरू करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल। थंबनेल देखकर आप सबको समझ आ ही गया होगा कि आज हम लोग मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट की बात करने वाले हैं। एक फैसला जिसने 1.25 करोड़ लोगों की किस्मत बदल दी। हाँ दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कश्मीर और आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में। अब आप लोग कहेंगे इस बात को हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, आज इस बात को डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है दोस्तों। इस बात को डिस्कस करने के 3 रीजंस है। पहला, वो लोग जो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लेके आओ। दूसरा, वो लोग जो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने में हम सरकार का समर्थन देते हैं, लेकिन तरीका गलत था। तीसरे, वो लोग जो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इकोनॉमिकल और सोशली कश्मीर और पीछे चला गया। अब मैं ये 3 सवाल पूछने वालों को जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करना गलत नहीं है। मैंने भी गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज किया है। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने किया है, जिसकी भर भर के मुझे धमकियां मिली कमेंट्स में, जो कि कॉमन बात है, जो कि होता रहता है। लेकिन हमारा ये क्रिटिसिज्म देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे हो रहा है। पहला रीज़न, वो लोग जो आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात करते हैं, ये लोग एक्चुअली आर्टिकल 370 के बारे में कुछ नहीं जानते। ये लोग राजनीतिक दावपेच में फंसे हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और ये लोग खुशी से इस्तेमाल भी हो जाते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा। दूसरा रीज़न, वो लोग जो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने में हम सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन तरीका गलत था। इन लोगों को जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है। उस ट्रीटी के तहत जम्मू एंड कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया गया था, एक प्रिंसली स्टेट बनाकर। अब प्रिंसली स्टेट क्या है? प्रिंसली स्टेट मतलब एक राज्य जिस पे राजा राज करते हैं, उसे कहा जाता है प्रिंसली स्टेट। 1947 के आज़ादी के मूवमेंट के दौरान जम्मू कश्मीर पे महाराजा गुलाब सिंह के जो वारिस हैं, महाराजा हरी सिंह राज किया करते थे। आज़ादी के बाद हुआ बंटवारा। इंडिया और पाकिस्तान को जियोग्राफिकली ज़मीनी तौर पर बांटना था, और इस काम को कर रहे थे लॉर्ड माउंटबैटन, और इस प्रोसेस को कहा जा रहा था माउंटबैटन प्लान। न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, बल्कि इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट थे। एक्चुअली 565 थे, कुछ पाकिस्तान में चले गए, तो इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट थे जिन पे राजा राज कर रहे थे, जैसे कि उदयपुर, हैदराबाद, ट्रावनकोर। लॉर्ड माउंटबैटन ने इन प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शंस दिए। एक, या तो हिंदुस्तान के साथ रहें, या पाकिस्तान के साथ रहें, या खुद अपने आप को एक कंट्री घोषित कर दें। उस समय पंडित नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने साम दाम दंड भेद जो भी इस्तेमाल कर सकते थे किया, और सारे प्रिंसली स्टेट से बात की और उन्हें भारत में रहने के लिए मना लिया। कुछ स्टेट्स जैसे कि जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद भारत में रहने के लिए नहीं माने, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में, ये तीनों अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे तरीके आजमा लिए इन तीनों स्टेट्स को भी हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए, जैसा कि जूनागढ़ में रेफरेंडम कराना और हैदराबाद में मिलिट्री एक्शन करना। हैदराबाद में जो मिलिट्री एक्शन हुआ था उसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। जिस तरह बाकी प्रिंसली स्टेट से बात की गई थी, उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर से भी बात की गई थी। महाराजा हरी सिंह
उस टाइम पर हिंदुस्तान में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का पहले से एक संविधान था और उस संविधान का रिस्पेक्ट करते हुए नेहरू जी ने जम्मू एंड कश्मीर को अलग रहने दिया। लेकिन आज़ादी के फौरी बाद पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने यह कहा कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है तो हम कैसे मदद करें। जब जाकर महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू एंड कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट बन गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक ट्रीटी है जिसे भारत ने सभी प्रिंसली स्टेट के साथ साइन किया था। अब आती है आर्टिकल 370 की बात। भारत और जम्मू कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन होने के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थी। उस टाइम पे पंडित नेहरू जी ने इस मसले को लेके पहुंचे यूएन के पास। यूएन ने कहा कि वो प्लेबिसाइड करेंगे और उसके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों की आर्मीज को कश्मीर से हटने के लिए कहा। प्लेबिसाइड मतलब वहां की जनता से वोटिंग कराना, क्योंकि दोनों फौज कश्मीर से गए नहीं, इसीलिए आज तक प्लेबिसाइड हुआ नहीं। उस दौरान जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए पंडित नेहरू जी ने जुलाई 1952 को वहां के सबसे बड़े लीडर शेख अब्दुल्ला के साथ एक ट्रीटी साइन की। उस ट्रीटी को कहा जाता है दिल्ली एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, उसके कंडीशंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनरोल किया गया। उसे ही कहते हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A 370 का ही हिस्सा है। ये थी हिस्ट्री। अब मैं उन लोगों से 5 सवाल करूंगा जो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहिए और आर्टिकल 370 को हटाने में हम सरकार का समर्थन तो करते हैं, लेकिन तरीका गलत था। पहला सवाल, पिछले 73 ईयर्स में हिंदुस्तान के एक आम आदमी की जिंदगी जितनी सेफ और सुकून की है, क्या जम्मू एंड कश्मीर के आम आदमी की जिंदगी भी उतनी सेफ और सुकून की है या नहीं? अगर नहीं तो आर्टिकल 370 को वापस क्यों लाना है? दूसरा सवाल, पिछले 73 ईयर्स में एक आम हिंदुस्तानी के मुकाबले में जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे और औरतें अपने आप को कितना सुरक्षित मानती हैं? अगर नहीं तो आर्टिकल 370 को क्यों वापस लाना है? तीसरा सवाल, अगर आप आर्टिकल 370 को हटाने का तरीका गलत मानते हो तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो साम दाम दंड भेद का उपयोग करके भारत को एक किया था वो गलत था? चौथा सवाल, अगर आप ये कहते हो कि आर्टिकल 370 को हटाने का तरीका गलत था तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जिन लोगों ने अखंड भारत एक झंडे का सपना देखकर अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, हंसते हंसते अपनी जान दे दी, क्या वो लोग गलत थे? पांचवा सवाल, अगर आप ये कहते हो कि आर्टिकल 370 को हटाने का तरीका गलत था तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि पंडित नेहरू जी ने दिल्ली एग्रीमेंट साइन कर कर गलती कर दी और आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति इन 5 सवालों का जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी रीजन पर। वो लोग जो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। मैं इन लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा कि हर राज्य में डेवलपमेंट 2 पैरामीटर्स में कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो बहुत पैरामीटर्स हैं, लेकिन मेनली 2 पैरामीटर्स पे डेवलपमेंट कैलकुलेट किया जाता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। अब आर्टिकल 370 को हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, जिसके फौरी बाद गवर्नमेंट का सबसे पहला स्टेप था कि वहाँ के रेडिकल एलिमेंट्स को कंट्रोल करना। उसके बाद हम सब जानते हैं कोरोना आया, जहाँ पे अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट की भी कमर टूट गई। मैं सारे विद्वानों को बस इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार करो और गवर्नमेंट को अच्छे से अच्छा सजेशन दो, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट पॉसिबल हो, ना कि कोई ऐसा स्टेटमेंट पास करो जिससे ये लगे कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ ज्यादती हो रही है, वहाँ के लोगों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट जाएगा हिंदुस्तान के बाहर भी। आर्टिकल 19 का इस्तेमाल हम सभी लोगों को करना चाहिए, ये हमारा हक है, लेकिन हमारी बोलने की आज़ादी से हमारा देश का नाम खराब नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आप सभी लोगों को पसंद आएगा। जो लोग मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं,
तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट करें। जो सवाल मैंने 5 सवाल पूछे थे पहले, मैं चाहूँगा कि ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।